हाय। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट चैप्टर प्लानिंग, उसमें हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग वो है जो हमें आज हम जिस पोजीशन पे हैं और जो हमने टारगेट ऑब्जेक्टिव बनाकर रखा है फॉर अ फ्यूचर डेट, हमें आज से फ्यूचर में लेके जाने वाला कौन है, वो है प्लानिंग फंक्शन। हमें प्लान करना पड़ता है जो भी हम करना चाहते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल तभी हो सकते हैं जब हमारी प्लानिंग अप्रोप्रिएट हो। लेकिन सिर्फ प्लान करने से हम हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। प्लानिंग सिर्फ दिमाग से होती है, उसे इन रियलिटी कंप्लीट करने के लिए, हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। उसमें से फर्स्ट प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो चीज़ें हम अरेंज करते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बेसिकली मीन हमें मटीरियल्स, रिसोर्सेज एट्सेट्रा, जो कुछ भी चाहिए उसे अरेंज करना। Organizing is what? Arranging whatever we need to execute our plan. ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए उसे ठीक तरह से अरेंज करना, so that all the resources are used optimally. ठीक है, arranging in the manner which is at effective cost, plus which are used और हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अरेंज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जितना अरेंज कर सकते हैं उतना पूरा अरेंज कर लो। अरेंज करना मतलब हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमें उसका कॉस्ट सबसे कम लगे, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट्स। दैट इज़ द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइज हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए है हमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ये देखना पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या आता है, मैंने प्लान तो बना लिया, अब प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उस प्लान के ऊपर चलने के लिए मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है। जैसे मैंने अगर डिसाइड किया है कि मुझे कोई एक XYZ जॉब कंप्लीट करना है, तो वो XYZ जॉब कंप्लीट करने के लिए मुझे उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट वुड बी द वर्क प्रोसीजर जो मुझे उसके लिए करना है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है व्हाट वुड बी द वर्क प्रोसीजर। ठीक है, जैसे अगर मुझे एक नई सेल्स लाइन चालू करनी है, एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे काम क्या क्या करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट कौन सा होगा, कैसा होगा, क्या होना चाहिए, मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे पहले तो मुझे सर्वे करना पड़ेगा कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूँगी तो क्या ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ये क्या हो गया, मार्केट सर्वे। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ अ न्यू वर्क। तो आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सपोज़ मुझे फ्यूचर में एक ऑर्डर आया, मेरे नॉर्मल प्रोडक्शन के ऊपर मुझे एक ऑर्डर आता है कि मुझे 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं। उसके लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई करना का मतलब क्या हुआ, नोइंग द वर्क टू बी डन,
सिंपल। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या? हु विल डू द वर्क। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा पूरा काम है। ठीक है, लाइक अगर मुझे 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये मेरा पूरा काम है, बट दिस वन वर्क इज डिवाइडेड इनटू सो मैनी छोटा छोटा वर्क्स। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा, मुझे और एम्प्लॉयज़ चाहिए, मुझे और फंड चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का रैपर डिज़ाइन करना है, मुझे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, एट्सेट्रा करके मुझे इतने सारे काम हैं। अब ये जो मैंने अलग अलग यहाँ पर नाम लिए काम के, दिस इज़ कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। ये मैंने एक पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, इसके साथ मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है और असाइन करना है कि ये एक एक काम मेरे ऑफिस का कौन सा बंदा करेगा। ठीक है, मैंने काम देख लिया, काम मुझे क्या करना है, उसके साथ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि काम कौन कौन से करने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव, आई हैव मेड अ प्लान एंड आई हैव आइडेंटिफाइड द वर्क टू बी डन एंड आई हैव डिवाइडेड ऑल दिस वर्क। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया है मैंने और इसे मैं इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय को दूंगी सो दैट एम्प्लॉय कैन डू द वर्क। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है डिपार्टमेंटेशन। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। हाँ, एक चीज़ रह गया, दिस इज़ द एंटायर वर्क, दिस इज़ कॉल्ड द एंटायर वर्क एंड दिस is called individual jobs. This is called the work and this is called the job. ठीक है, अब डिपार्टमेंटेशन पे आते हैं। दिस चैप्टर वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू वर्ड्स। इसमें की वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, सो इफ़ MCQs हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं तो दिस में बी इम्पॉर्टेंट। अब डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या होता है? कंपनी में हमें ये तो पता है कि डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सब डिपार्टमेंटेशन करने की ज़रूरत क्या है? ये हमको पता है कि ये एक कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि परचेज, सेल्स, फाइनेंस, लीगल। अब ये डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? क्या इसमें एक बंदा काम करता है? नहीं, इसमें एक बंदा नहीं काम करता, ये सभी डिपार्टमेंट में टीम काम करती हैं, ये सभी डिपार्टमेंट में टीम काम करती है। इट मे बी पॉसिबल कि हर टीम में 4 to 5 या फिर ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। अब ये डिपार्टमेंट में करने का मतलब क्या है? जब हमने ये इन कामों को डिवाइड कर दिया, जब हमने इन जॉब्स को अलग कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हर एक एक डिपार्टमेंट में इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट में टीम मेंबर्स कौन होंगे? टीम मेंबर्स, व्हेनेवर एन एम्प्लॉय कम्स, तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसकी क्या स्किल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करेगा। सपोज़ कोई बंदा अगर मार्केटिंग करके आया है तो ही विल बी इनटू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर कोई बंदा सेल करने में एक्सपर्ट है, सेल्समैन का एक्सपीरियंस है, तो वो कहाँ जाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट में। अगर कोई बंदा अकाउंट्स रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो उस तरह से जिस तरह एम्प्लॉय की स्किल्स होती है वो डिपार्टमेंट वाइज उसमें कंपनी में बाइफरकेट हो जाता है। नाउ डिपार्टमेंटेशन इज़
of two types. Departmentation is of two types. One is functional department. Functional departmentation. Departmentation in short means making departments. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट, और दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे की ना, फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाना. फंक्शंस, जो भी फंक्शंस है, सपोज़ कंपनी में एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी फंक्शनल डिपार्टमेंट. ठीक है, मैनी डिपार्टमेंट्स डिपेंडिंग ऑन फंक्शंस. अब डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, वन कंपनी मैनी प्रोडक्ट्स. सपोज एक कंपनी बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है. ठीक है, जैसे इट कुड बी, अब नेस्ले कंपनी है, चॉकलेट्स बनाती है. ठीक है, प्रोसेस्ड फूड बनाती है, चिप्स और या फिर नमकीन, प्रोसेस्ड फूड्स. ठीक है, और इसमें क्या आता है, मैगी नूडल्स. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इट वॉज बेस्ड अपॉन फंक्शन, मतलब परचेज, सेल्स, फाइनेंस. अब यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ डिवाइडेड बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट. अब चॉकलेट्स, अगर चॉकलेट्स डिपार्टमेंट में देखें तो चॉकलेट से रिलेटेड परचेज, सेल्स, फाइनेंस, लीगल, ये सभी क्या हो गए, दिस इज़ वन डिपार्टमेंट. ठीक है, उसी तरह प्रोसेस्ड फूड्स के भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे, दिस इज कॉल्ड वन डिपार्टमेंट. सेम वे विथ मैगी नूडल्स. तो यहाँ पर हमारे कितने डिपार्टमेंट हुए, यहाँ पर हमारे 4 डिपार्टमेंट हुए. यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट हुए, 1 2 3. चॉकलेट्स इज वन डिपार्टमेंट, प्रोसेस्ड फूड्स इज सेकेंड डिपार्टमेंट, एंड मैगी नूडल्स इज थर्ड डिपार्टमेंट. इतना आया समझ में. द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट विथ इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. असाइनमेंट का मतलब होता है एलोकेशन. ठीक है, एलोकेशन का मतलब ये है, जिस तरह से तुम्हारे लेक्चर्स बटे हुए हैं, डिवाइडेड है बिटवीन रवीना मैम एंड मी. ठीक है, हमें असाइन किया गया है कि रवीना मैम को असाइन किया जाता है कि वो इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेंगी, कि कंचन मैम को असाइन किया गया है कि वो बीएस और अकाउंट्स का लेक्चर लेंगी. दिस इज़ व्हाट असाइनमेंट. असाइनमेंट इज़ व्हाट बेसिकली उनकी ड्यूटीज़ उनको बताना. ठीक है, अब एम्प्लॉय को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है. एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है ऑफिस, उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन.
ये जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसमें इस पेपर पर, ये क्या है, कुछ नहीं, एक पीस ऑफ पेपर है जिस पर लिखा हुआ है कि इस एम्प्लॉय की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये एम्प्लॉय कौन सा काम करता है। अब ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी क्यों करना है, सिंपल रीज़न है कि किसी को नहीं पता, जैसा हमने यहाँ बोला, हर डिपार्टमेंट में टीम काम करती है, 4 से 5 लोगों की, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है अगर कंपनी बड़ी है तो, ठीक है। अब उस केस में अगर मुझे पूछना है कि सपोज़ फाइनेंस में ही आ जाते हैं कि अकाउंट्स में जीएसटी कौन भरता है और परचेज सेल की एंट्री कौन करता है। अब ये 4-5 लोग मिलके बोलेंगे, जिसकी अगर कुछ गलती हुई तो ये लोग क्या बोलेंगे, सर मैंने नहीं किया, इसने किया। दूसरा भी बोलेगा, अरे मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो आया ही नहीं था, मुझे उस दिन सर्दी बुखार था। दूसरा, फिर तीसरा बोलेगा, अरे मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। उस चक्कर में क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि गलती हुई किससे, है ना। तो उस चक्कर में हम बोल देंगे कि भाई एम्प्लॉय नंबर 1 तेरे को भाई जीएसटी ही करना है, एम्प्लॉय नंबर 2 तेरे को भाई इनकम टैक्स ही करना है, एम्प्लॉय नंबर 3 तेरे को परचेस और सेल्स ही करना है, ठीक है। तो ड्यूटीज़ असाइंड है। अब अगर जीएसटी में कुछ गड़बड़ होती है तो मैं किसको पकड़ूंगा, एम्प्लॉय नंबर 1 को। अगर इनकम टैक्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसको पकड़ना है, एम्प्लॉय नंबर 2 को। भले वो आया था या नहीं आया था, भले वो कुछ भी हुआ हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इनकी है, क्योंकि इनके ऊपर ये ड्यूटी असाइन की है, ठीक है। ड्यूटी को इसीलिए तो कहते हैं, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम ऑफिस आओ या तुम ऑफिस मत आओ, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ये अप्लाई की जाती है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ इसीलिए दी जाती है। अगर इनमें कोई गड़बड़ होती है तो हमें पता है कि हमें किसके पास जाना है, या फिर अगर हमें कोई हेल्प भी चाहिए, अगर हमें कुछ पूछना भी चाहिए कुछ है, या फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी हम समझ सकते हैं कि हमें किसके पास जाना है, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स व्हाट इज़ योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब हमारा क्या काम है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। कॉन्टेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। अब जिस तरह से जीएसटी अगर मैंने असाइन कर दिया, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई इंसान सिर्फ, अब जीएसटी में भी ये सीनियर है और इसने 2 जूनियर को अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। एक सिर्फ सेल देख रहा है, एक सिर्फ परचेज बिल्स देख रहा है, ठीक है। तो अब ये इसके कंटेंट में लिखा होगा कि ही इज़ असाइंड फॉर जीएसटी एंड ओनली सेल्स बिल, ही इज़ असाइंड फॉर जीएसटी एंड ओनली परचेज बिल। ये लोग ऐसा नहीं मन करे तो चलो अदला बदली कर लेते हैं कि चलो मंडे मैं परचेज कर लूँगा, ट्यूसडे मैं सेल्स कर लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो देयर इज़ कंप्लीट description about what you are doing each day, every day, the contents of your work and the responsibilities that you have. एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, establishing reporting relationship. एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इंग्लिश में इसका अर्थ है टू क्रिएट अथॉरिटी, टू क्रिएट अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजन,
ठीक है। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीशन। अब जब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो हर बिल के लिए मैं किसी को पूछने नहीं जाऊँगा, मैं मेरे सीनियर को, मैनेजर को पूछने नहीं जाऊँगा कि ये बिल मेरे पास आया है, मैं इसकी एंट्री कैसे करूँ, मैं इसको रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, मैं पूछने नहीं जाऊँगा। इट इज़ माई डिसीशन। मुझे काम पे रखा क्यों है, मुझे सैलरी क्यों दी जाती है? टू टेक द डिसीशन। सो यू हैव द अथॉरिटी। अभी अथॉरिटी कहाँ से आती है? It also means that you are answerable. You are answerable to your senior. Answerable का मतलब क्या? अगर तुम्हारे काम में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री करने में गड़बड़ कर दी तो मुझे किसको जवाब देना पड़ेगा? मुझे जवाब देना पड़ेगा किसको? मेरे सीनियर को। अब जब मैं इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ये कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं जो भी काम करती हूँ उसको मुझे मेरे सीनियर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, राइट। अगर मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी हो तो मैं ठीक से काम करूँगी ही नहीं। अगर सर पे तलवार ना लटकी हो तो कोई भी एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करता, वो तो आराम से आएगा, बैठेगा, सोएगा और चल देगा, ठीक है। so that the work is done properly, everybody is made answerable, and that is the establishing reporting relationship, ठीक है। अब जैसे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज़ द टॉप लेवल, दिस इज़ द मिडिल लेवल एंड दिस इज़ द लोअर लेवल, ठीक है। अब इसके हिसाब से इनको किसको आंसर करना है? लोअर लेवल को मिडिल लेवल को आंसर देना होता है और मिडिल लेवल को टॉप लेवल को आंसर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है। अथॉरिटी मीन्स राइट टू डिसीजन मेकिंग। इनके पास मिडिल लेवल अथॉरिटी है। इनके पास लोएस्ट लेवल अथॉरिटी है। मीन्स दे कैन और may not take any decision, ठीक है। अब ये लोग कौन है? दी आर द डिसीजन मेकर्स। अब ये कौन है? may not take decisions, ठीक है। ये पोर्शन इतना समझ में आया होगा, आई होप। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो इन्फॉर्म करो, इट विल बी क्लियर्ड। थैंक यू।